नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कल वोटों की गिनती होगी। भारत सांस रोके ये देखेगा कि नरेंद्र मोदी का क्या होता है। मतलब कौन उम्मीदवार व पार्टी आगे पीछे है, इसकी बजाय कौतुक इस बात पर रहेगा कि नरेंद्र मोदी की हवा है या नहीं। कह सकते हैं जनादेश का मुद्दा नरेंद्र मोदी है, उन पर जनमत संग्रह है। नरेंद्र मोदी एक विचारधारा, एक कार्यशैली के प्रतीक है। वे आरएसएस के खाटी प्रचारक हैं। सो संघ के प्रचारक पर भारत के मतदाताओं का यह फैसला होगा कि उसके सुपुर्द भारत राष्ट्र राज्य हो या नहीं। कांग्रेस ने ठीक कहा है कि चुनाव विचारधारा पर है। नरेंद्र मोदी अपने को चाहे जितना विकास पुरुष बताए, लेकिन हकीकत में वे एक विचारधारा के भी प्रतीक है। वे राष्ट्रवादी हिंदू है। भारत के किसी भी नेता ने चुनाव के ठीक अधबीच ऐसी टिप्पणी करने की कभी भी हिम्मत नहीं की कि दुर्गा मां की पूजा करने वाले हिंदू की सहज शरण भूमि भारत है। कोई दूसरा नेता ऐसा नहीं हुआ जिसने पूरे देश में हिंदी में अपने भाषण किए। तेवर, भाव, भंगिमा, भाषण और विचार सब में नरेंद्र मोदी ने अपने को अलग बताया। उसी पर जनता का ये फैसला आना है कि यह सब भारत के लिए सही है या गलत। आरएसएस का प्रचारक दिल्ली के तख्त पर बैठना चाहिए या नहीं। जाहिर है कल भारत राष्ट्र राज्य के राजनीतिक दर्शन, मिजाज और नेतृत्व पर फैसला है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सियासी गपशप और चुनावी सुर्खियां हैं। शुरुआत चुनावी गपशप से करते हैं। इस बार एनडीए की शक्ल वैसी ही होगी जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के वजीर आजम के दौर में थी, या बदली हुई होगी। एक आध पार्टियों को छोड़कर बाकी सब पार्टियां वही होंगी जो वाजपेयी के दौरे इक्तदार में एनडीए में थी। लेकिन इत्तेहाद की शक्ल इस बार अलग हो सकती है। इस बार भी एनडीए का कन्वीनर किसी हिमायती पार्टी का लीडर ही होगा, लेकिन हुकूमत के फैसले को मुतासिर करने का वीटो पावर उसके पास नहीं होगा। वाजपेयी के दौर में चंद्रबाबू नायडू या उसके बाद शरद यादव जिस किरदार में थे, वो किरदार इस बार के कन्वीनर के पास नहीं होगा। एनडीए के कन्वीनर को लेकर ही पशुपेश के हालात भी बने हुए हैं। वैसे नायडू से लेकर प्रकाश सिंह बादल या उद्धव ठाकरे तक के नाम पर बहस चल रही है। एनडीए की साबिका हुकूमत के स्पीकर का ओहदा हिमायती पार्टियों के पास था। टीडीपी के सीएम बाल योगी और बाद में शिवसेना के मनोहर जोशी स्पीकर रहे थे। लेकिन इस बार बीजेपी लोकसभा स्पीकर का ओहदा अपने पास रखना चाहती है। बीजेपी रहनुमाओं का मानना है कि गुज़िश्ता बार उसने सिर्फ 182 सीटों पर हुकूमत तश्कील दी थी और उसकी 2-3 हिमायती पार्टियों के अराकीन पार्लियामेंट की तादाद काफी बड़ी थी। इस बार बीजेपी की सीटें बढ़ने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं और हिमायती पार्टियों के अराकीन पार्लियामेंट की तादाद ज्यादा नहीं होगी। इसलिए हिमायती पार्टियां भी मोलभाव करने की हालत में नहीं होगी। आम इंतखाबात के नताइज का ऐलान होने से पहले बीजेपी की हिमायती पार्टियों ने वजारत के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। एनडीए में शामिल 3-4 बड़ी पार्टियों को अपनी पुरानी वजारत मिलने की उम्मीद है। शिवसेना और अकाली दल पहले भी एनडीए की हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और उनके पास अहम वजारत रही है। इस बार कहा जा रहा है कि अगर एनडीए की हुकूमत बनी तो चंद्रबाबू नायडू भी अपने वजीर बनवा सकते हैं। गुज़िश्ता मरतबा उन्होंने बाहर से हिमायत दी थी। इन 3 बड़ी पार्टियों के अलावा एनडीए में शामिल छोटी पार्टियां भी मरकजी हुकूमत में अपना किरदार तलाश रही है। बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर इंतखाबात लड़ी 2 पार्टियों के रहनुमा रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की हुकूमत बनने पर खुद को वजारत का मुमकिन दावेदार मान रहे हैं। तमिलनाडु की 3 पार्टियों पीएमके, एमडीएमके और डीएमडीके को एग्जिट पोल में सीटें मिलती नहीं दिखाई जा रही हैं। फिर भी इन पार्टियों के रहनुमा वजारत मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी के साथ लड़े रामदास अठावले और राजू शेट्टी को एनडीए की हुकूमत बनने पर वजारत मिलने का यकीन है। इस बीच बीजेपी जराये के हवाले से खबर है कि नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने तो वो अपनी काबीना ज्यादा बड़ी नहीं रखेंगे। फिर भी इंतखाबात से कबल साथ आए हिमायतियों को एडजस्ट करने की मजबूरी हो सकती है। इंतखाबी नताइज से कबल सिर्फ एग्जिट पोल के अंदाजे पर कई पार्टियों की जबान बदल गई है। इंतखाबी तशहीर के दौरान बीजेपी और नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने वाली बीजू जनता दल और अन्ना डीएमके ने एनडीए को हिमायत देने का इशारा देना शुरू कर दिया है। अगर इंतखाबात के नतीजे भी वैसे ही आए जैसे एग्जिट पोल में बताए जा रहे हैं तो हिमायत देने वाली पार्टियों की तादाद बढ़ेगी। कुछ नई पार्टियां एनडीए में शामिल हो सकती हैं और कुछ पार्टियां बाहर से हिमायत दे सकती हैं। लेकिन बीजेपी और आरएसएस में हिमायत देने वाली पार्टियों को लेकर तजब्जुब के हालात बने हुए हैं। दोनों ऐसी
पार्टियों को दूर रखना चाहते हैं जो बीजेपी के कोर एजेंडे में अडंगा लगाएं। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार एनडीए की हुकूमत बनेगी तो कोई कम अज कम मुश्तरका प्रोग्राम नहीं बनेगा। जैसे यूपीए 2 में हुआ वैसा ही इस बार मोदी और उनकी टीम करना चाहती है। कम अज कम मुश्तरका प्रोग्राम बना तो बीजेपी पर दबाव रहेगा। बीजेपी इस बार दबाव नहीं चाहती है। दूसरा, उनके सामने जयललिता के वाजपेयी हुकूमत से हिमायत वापसी का और ममता बनर्जी के तेवर देखने का तजुर्बा भी है। इसीलिए इस बार बीजेपी के सियासी मामलों के मैनेजर बाहर से भले ही किसी की हिमायत ले लें, लेकिन एनडीए का कोर ऐसी पार्टियों का बनेगा जो बीजेपी को अपने एजेंडे अमल में लाने से न रोके। अब आज की चुनावी सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश के चुनावी मूड को बूझ सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी सदर राजनाथ सिंह ने आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ओहदेदार सुरेश सोनी से मुलाकात की। सोनी संघ और बीजेपी के दरमियान तालमेल का काम देखते हैं। राजनाथ सिंह की रिहाइशगाह पर दोनों के दरमियान तवील मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान नरेंद्र मोदी के करीबी पार्टी जनरल सेक्रेटरी अमित शाह भी शरीक रहे। कल आने वाले इंतखाबी नताइज के बाद के हालात पर गौर करने के लिए बीजेपी लीडरान की मीटिंग हुई। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में संघ और बीजेपी के लीडरान के दरमियान बीजेपी पार्टी में होने वाले मुमकिन रद्दोबदल पर गौर किया गया। इसके अलावा पार्टी के सीनियर लीडरान के किरदार के बारे में भी तबादला ख्याल हुआ और अगर इंतखाबी नताइज के बाद बीजेपी को हुकूमत साजी का मौका मिलता है तो उसका क्या खाका रहेगा, इस बारे में भी तफसीली गुफ्तगू की गई है। बीजेपी रहनुमा सौदार सिंह भी मीटिंग में शरीक रहे। 12 मई को पोलिंग के आखिरी मरहले के बाद राजनाथ सिंह दूसरी बार संघ ओहदेदारान से मिले हैं। पार्टी के वजीर आजम के ओहदे के दावेदार नरेंद्र मोदी ने भी गुज़िश्ता हफ्ते संघ ओहदेदारान से मुलाकात की थी। 16वीं लोकसभा के लिए 9 मराहिल में हुई पोलिंग के नताइज का दिन आखिरकार आ ही गया। कल नतीजों का ऐलान किया जाएगा और उससे पहले पार्टियों की बेचैनी पड़ गई है। एग्जिट पोल में एनडीए को मुकम्मल अक्सरियत मिलने की पेशीन गोई से बीजेपी में जोशो खरोश और खुशी का माहौल है, तो बेहद खराब नताइज की पेशीन गोई के सबब कांग्रेस में मायूसी का माहौल छाया हुआ है। एग्जिट पोल्स में कांग्रेस और यूपीए के बहुत ही खराब कारकर्दगी की पेशीन गोई की गई है। हालांकि कांग्रेस के कुछ रहनुमा अभी भी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के नताइज गलत साबित होंगे, लेकिन पार्टी ऑफिस में मोड मायूसी वाला है। इस बीच आज पार्टी के तर्जुमानों को हिदायत दी गई कि नताइज के बाद उन्हें क्या कुछ मौका अख्तियार करना है। दूसरी जानिब बीजेपी में जश्न की तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली रियासती बीजेपी के लीडरान ने पार्टी दफ्तर पर मिठाइयां तकसीम किए जाने का इंतजाम किया है और पटाखे छोड़कर धूम धड़ाका करने की भी तैयारी कर ली है। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के एजाज में कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी की जानिब से दिए गए इशाइये में शरीक नहीं होने पर राहुल गांधी की चौतरफा तनकीद की गई है। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि पूरा मुल्क जानता है कि 10 साल तक मनमोहन सिंह के साथ कांग्रेस ने किस तरह का बर्ताव किया। उनके अलविदाइया तकरीब के वक्त तो कम से कम राहुल गांधी को वहाँ पर मौजूद रहना चाहिए था। शिवसेना ने राहुल पर हमला करते हुए कहा कि 10 साल तक वजीर आजम रहे शख्स की रुखसती के लिए आपके पास वक्त नहीं है तो मुल्क के लिए आप कैसे वक्त निकाल पाएंगे। यूपीए हुकूमत की हिमायत करते रही समाजवादी पार्टी के रहनुमा नरेश अग्रवाल ने कहा है कि राहुल ने वजीर आजम की बेइज्जती की है। वो अपने आप को मुल्क से ऊपर समझते हैं। हालांकि कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के दफ्तर की जानिब से एक वजाहती बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राहुल पहले ही वजीर आजम से मिल चुके थे और उनको बता दिया था कि वो शहर में नहीं रहेंगे। इस पर भी तंज करते हुए जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस को ये वजाहत राहुल गांधी की गैर हाजिरी की खबर ब्रेक होने से पहले दे देनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी के क़यादत वाले एनडीए के सबसे बड़े इंतखाबात से कबल इत्तेहाद के तौर पर उभरने की एग्जिट पोल की पेशेन गोई के 2 दिन बाद आज तेलंगाना राष्ट्र समिति और टीएमके ने एनडीए को हिमायत देने से इनकार कर दिया। टीआरएस रहनुमा के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने कहा कि एनडीए को हिमायत देने या रियासत में उनकी हिमायत लेने का टीआरएस का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि रियासत में अपने दम पर टीआरएस की हुकूमत कायम होगी और पार्टी अपने अक़लियती वोट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है। इस तरह करुणानिधि की पार्टी डीएमके के रहनुमा टीकेएस इलानगोवन ने कहा है कि उनकी पार्टी का एनडीए को हिमायत देने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो किसी सेकुलर फ्रंट को मदद कर सकते हैं। इस बीच खबर है कि एनडीए को हिमायत देने का बयान देने वाले अन्ना डीएमके रहनुमा मलाई स्वामी को जयललिता ने पार्टी से निकाल दिया है।
16वीं लोकसभा के नतायज के ऐलान के बाद प्रोटेम स्पीकर की तकर्री और स्पीकर का इलेक्शन हुकूमत का पहला काम हो सकता है। लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी पी श्रीधरन ने कहा है कि 9 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके कांग्रेस के माणिकराव गावित और सीपीएम के वासुदेव आचार्य अगर इस बार भी इलेक्शन जीत कर आते हैं तो उसमें से कोई प्रोटेम स्पीकर तकर्री किया जाएगा। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी प्रोटेम स्पीकर को हलफ दिलाएंगे और प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के 9 मुंतखब अराकीन पार्लियामेंट को हलफ दिलाएंगे। गुज़िश्ता मर्तबा गावित प्रोटेम स्पीकर बने थे। 8 बार लोकसभा के लिए मुंतखब किए गए कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट कमलनाथ भी अगर जीत कर आते हैं तो प्रोटेम स्पीकर बन सकते हैं। आमतौर पर सबसे सीनियर मेंबर पार्लियामेंट को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। चुनाव को लेकर जितनी बहस हुई है उसमें वैचारिक पहलू हाशिए में रहे हैं। नरेंद्र मोदी के विरोधियों ने आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर चिंता जाहिर की। उस तुलना में नरेंद्र मोदी के आइडिया ऑफ इंडिया पर गोलमोल बातें हुई, मगर हकीकत में तो चुनाव मोदी के भारत आइडिया पर ही हुआ है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, कल वोटों की गिनती होने वाली है और आजाद भारत के एक लंबे कालखंड के आप साक्षी रहे हैं, एक राजनीतिक समीक्षक है। उस नाते कल की मतगणना का आप क्या अर्थ मानते हैं? इसके साथ में क्या कुछ दांव पर लगा हुआ है, क्या सोचते हैं आप? मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा होगा कि आजादी के बाद भारत का एक जबरदस्त स्पष्ट मत विभाजन होगा जिसमें एक कोई बहुत बड़ा महानायक उभरेगा और उस महानायक से महान अपेक्षाएं होंगी, महान आशाएं होंगी और लोग उम्मीद करेंगे कि 1947 से लेके अब तक जो ढर्रा चलता रहा है देश में वो बड़े क्रांतिकारी ढंग से बदलेगा। ये इच्छा लोगों की है। नहीं, ये इच्छा है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो अगर महानायक उभरता है या ये है तो उस महानायक के साथ कोई अलग का वैचारिक राजनीतिक दर्शन कोई कुछ है, उसके साथ में एक राजनीतिक समझ, सोच, रोड में ब्लूप्रिंट, क्या कुछ उम्मीद मानते हैं आप? क्या विजुलाइज करते हैं चीजों? एक बात तो मुझे बहुत साफ लगती है कि जो भी नई सरकार बनेगी वो अपनी विचारधारात्मक भूमिका को पूरी तरह से त्याग नहीं सकती है और पूरी तरह से लागू भी नहीं कर सकती है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, इतना विशाल है, समस्याएं इतनी जटिल हैं, कई तत्व एक साथ काम करते हैं, इसलिए दोनों के बीच एक प्रकार की युति चलेगी, संगति चलेगी। मतलब फिर वो तो मध्यम मार्ग वाला मामला आया जो पहले चला आ रहा, वही कि मध्यम रास्ते पे करते हुए जैसे तैसे एक अपना राज्य, ये भी एक आप संभावना इसका मतलब मानते हैं? ये संभावना बहुत प्रबल है, क्योंकि वो मान आएगी, मतलब नरेंद्र मोदी की संभावना में ये कहा जा सकता है कि वो आरएसएस के प्रचारक, एक तरह से प्रचारक के ऊपर जनादेश आने वाला, जनमत संग्रह आने वाला है। अभी जो छवि निर्मित हुई है पिछले 6 महीने में वो प्रचारक की छवि तो नहीं है, वो हिंदुत्व के प्रवक्ता की छवि तो नहीं है, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाले योद्धा की छवि है, वो विकास करने वाले एक दृढ़ पुरुष की छवि है। उस छवि पर सिर्फ मोदी काम करते रहेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव की जो व्यवस्थाएं हैं, जो मजबूरियां हैं, उसका जो सैद्धांतिक एक आचरण रहा है, पृष्ठभूमि रही है, उसको आदमी कैसे परित्याग कर देगा? एक क्षण में थोड़ी बदल जाएगा। तो दोनों के बीच संगति बिठाना होगी और मुझे लगता है कि पिछले 6 महीने में नरेंद्र मोदी ने जितने भाषण दिए हैं, जितने इंटरव्यू दिए हैं, जितनी बातें की हैं, उनमें से मुझे लग रहा है कि वो बहुत तेजी से अपने पाठ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनका अपना विकास हो रहा है। भारत का जो विकास करेंगे उसके पहले उनका विकास जरूर। लेकिन ये नहीं लगता कि इस विकास और जो बातें, जो तात्कालिक जो एजेंडा है उसके साथ में नरेंद्र मोदी ने जिस समय से प्रचारक से लेकर अब तक जो विचार, जो सोच, जो विचारधारा का जो ताना बाना, जो धागे थे, उन सब के से बुनावट होकर एक वो ब्लूप्रिंट नहीं बना हुआ होगा उसमें? अब वो घोषणा पत्र जारी किया है भाजपा ने, लेकिन उसमें भी राजनीतिक दर्शन के नाते कल के जनादेश का अभी तक का जो अपना आइडिया ऑफ इंडिया रहा, उसके बाद कल के जनादेश के बाद उसमें कुछ बुनियादी फर्क आता हुआ लगता है, या वही उसी का एक नया रूप, नया एक रंग होगा? देखिए, अगर वैचारिक ढांचे के तौर पर कहें तो मुझे खास परिवर्तन लगता नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत जितना असर हो सकता है राजनीति में, समाज को बदलने में, वो असर तो जरूर होगा। और वो नहीं हो
तो पूरे भारत की जनता धोखा खाए। नहीं, आप आज के मुकाम पर कल को लेकर किस तरह की उम्मीद, किस तरह की आशाएं पाले हो, मतलब है आपकी? देखिए, मैं जो अपेक्षा करता हूं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर देश में कई चमत्कारी परिवर्तन होने चाहिए। जैसे सबसे पहले भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अंग्रेजी के वर्चस्व को खुली चुनौती दी जाना चाहिए। स्वभाषाओं को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि गरीब वर्ग, पिछड़े वर्ग, वंचित वर्ग के बच्चों को अपने मेरिट से, अपनी योग्यता से आगे आने का मौका मिले। और मैं ये भी समझता हूं कि आरक्षण एक विभीषिका बन चुका है। इस आरक्षण को एक रचनात्मक तरीके से खत्म करना चाहिए, यानी जिन लोगों को आरक्षण दिया जाता है उन लोगों को योग्य बना के एकदम आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरी बात, जो चुनाव पद्धति हमारे देश में है वो भ्रष्टाचार की माता है। इस चुनाव पद्धति को सुधारना चाहिए और नरेंद्र मोदी ने, जहां तक मेरी जानकारी है, सबसे पहली पहल की है। गुजरात में अनिवार्य मतदान लागू किया है। ये मैं कई वर्षों से लिख रहा हूं। पहली बार मैंने देखा कि राज्य में वो लागू कर दिया, तो अब देश में भी लागू कर दें। तो वो जो ब्लॉक वोटिंग होता है, वो जो भेड़चाल चली जाती है, उसको निषेध करने के लिए ये अनिवार्य मतदान बहुत जरूरी है। सानुपातिक मतदान जरूरी है। इसके अलावा आर्थिक मामलों में बहुत सुधारों की जरूरत है। टैक्सेशन सिस्टम को ठीक करना है। इतना काला धन हमारा, मतलब आप विश्व राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भी अध्येता है। आपके अनुसार दुनिया में जो परिवर्तन बाकी देशों में हुए, उस नाते आप आगे के लिए किस तरह के रोल मॉडल को आप एक उदाहरण के नाते पेश कर सकते कि वैसा कुछ है बुनियादी परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, बुनियादी परिवर्तन तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिसने अपने देश के नेतृत्व में कायाकल्प किया हो, मतलब उदाहरण के नाते तुर्की के अंदर अतातुर्क ने किया हो, या बेगाल ने एक विदेश नीति में किया हो, या इस तरह का कुछ आप, या सिंगापुर में विकास के नाते ली ने किया हो, इस तरह का कुछ इस तरह की कुछ कल्पना, कुछ ऐसा विचार बनता है आपका? क्यों नहीं बनता है? ये तो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। तुर्की के कमाल पाशा, सिंगापुर के लिए जिन्होंने समाज बदला, एक पूरी व्यवस्था को फंडामेंटल चेंज किया, परिवर्तन किया। और इसमें मैं गोर्बाचोव का भी नाम लेना चाहता हूं। चाहे वो निकाल दिए गए हो, विफल हुए हो, लेकिन उन्होंने सोवियत संघ की जो एक पार्टी व्यवस्था थी, जो बड़ी अत्याचारी व्यवस्था थी, उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। और पुतिन भी है, पुतिन भी एक महानायक बन के उभरे हैं। पहले पुतिन और गोर्बाचोव के साथ माइनस कई बातें होती है। आप वो ठीक कह रहे हैं, वो बात आप, उनके प्लस माइनस बहुत सारे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कमाल पाशा का जिक्र किया, और हम पीछे और जाएं तो लेनिन का हम जिक्र कर सकते हैं, माओ सेतुंग का जिक्र, बहरहाल आप बुनियाद, लेकिन एक लोकतांत्रिक ढांचे में ये सब कोई फिट नहीं बैठते। नहीं, कोई फिट नहीं बैठते हैं। और ये कि अपने लोकतंत्र की जो ढांचा और जो बुनावट है, उसमें भी इस तरह का कोई आसान नहीं मामला बन सकता, कठिन मामला है। इसलिए वो विजन आपका भी अभी तक नहीं सोचा, उस लेवल पर आप अभी सोचने की स्थिति में नहीं पहुंचे, ये अपन उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। नहीं, अभी हम वैसी उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी का जैसा व्यक्तित्व है, मुझे पूरा विश्वास है कि विदेश नीति के मामले में वो कई नई पहल कर सकते हैं। पड़ोसी देशों को मिला के और जोड़कर दक्षेश को बढ़ा सकते हैं। भारत का व्यापार कई गुना कर सकते हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि 16 मई 2014 की ये कल की जो तारीख है, वो परिवर्तन की या ऐतिहासिक मोड़ भारत का है, ये अनिवार्यतः माना जाना चाहिए। आ सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है। जी, वैदिक जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।